चलिए तो फिर से एक बार सभी के बच्चों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि अगर पिछले क्लास की बात करें तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह की कोटि क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। और अगर कोई आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर आव्यूह दे के आ रहा है आई क्या होता है, तो बेटा मैंने बोला था कि अगर लिखा हुआ है ए आई जे, इसका क्या मतलब है, तो आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। याद है ना। तो मैंने आपको पिछले वेक्टर में ऐसे बताया कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया हो तो आपको आव्यूह कैसे बनाना है, आपको मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है, मैंने ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की। और जो अगला जो ये वाला वीडियो है, ये वीडियो पूर्णतः डेडिकेटेड रहेगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। किसके में डेडिकेटेड रहेगा सर जी? तो बेटा डेडिकेटेड रहेगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार। तो बात करते हैं हम आव्यूह के प्रकारों की। किसके? आव्यूह के प्रकार। ठीक है, इस पे पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो अगर हम बात करें, अगर इसके हम प्रकारों की बात करें, प्रकारों के बाद में बेटा क्या आता है, तो मैट्रिक्स के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में विशेष बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। याद रखें, मैं आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं, तो उनको आप बहुत ही गौर से देखेंगे और याद रखेंगे। तो अगर हम चलते हैं सीधे सीधे अपने पहले वाले टाइप में, तो जो पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो बेटा ऐसा तो कॉलम मैट्रिक्स होता है ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक केवल एक ही कॉलम हो, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया 4 5 9 -4, जो इसकी बताओ, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 × 1। पीछे क्या आता है? कॉलम आता है। मतलब कॉलम कितना है? तो सर जी नंबर ऑफ कॉलम है 1। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो और रो की संख्या कितनी भी हो सकती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो स्तंभ संख्या सिर्फ एक हो तो उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। बात करें अगर दूसरे आव्यूह की, समझते जाइएगा ध्यान से, बात करें तो उसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स क्या होगा? तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो या केवल एक रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा बेटा 2 4 9 -5। तो इसका बेटा कोटि क्या है? तो इसकी कोटि हो जाएगी बेटा 1 × 4, 1 × 4 हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी। तो देखो इसमें एक ही तो रो है, बाकी कॉलम कितने उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह और इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अच्छा चलो हटा दें, इसको हटा दें सर जी। ध्यान से समझना, ठीक? ये दोनों तो बड़े छोटे से थे, बड़े सरल से थे, तो मैंने इसको ऐसे ही बता दिया। अब देखो अब जो आएगा वो क्या है, तो आगे आएगा बेटा वर्ग आव्यूह। क्या आएगा? वर्ग आव्यूह। इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? तो ऐसे आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो? बराबर हो, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आ जाएगा 4 9 5 3 4 5 -1 -2 और 4। तो बताओ इसकी कोटि अगर हम लिखें तो कितनी हो जाएगी? 3 × 3। मतलब अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि m = n, m = क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो बताओ अगर कभी भी नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो वो कैसा आव्यूह होगा? तो वो सर जी होगा वर्ग आव्यूह। कैसा होगा? वर्ग आव्यूह। तो ये क्या है? ये 3 कोटि का। देखो कोटियां किस में चलती हैं? कोटियां चलती हैं वर्ग आव्यूह में। तो अगर हम बात करें ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा आव्यूह है, तो आप बोलेंगे ये 3 कोटि का आव्यूह है। कितनी आव्यूह है? 3 कोटि का आव्यूह आप इसको बोल सकते हो। अगर यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले लें, मैंने लिख दिया 4 9 और 7 5। ये बताओ कितना है? 2 × 2। ये कितनी कोटि का है? तो ये सर जी है 2 कोटि का। कितनी? 2 कोटि का। कितने कोटि का है? ये 2 कोटि का। ऑर्डर इसका कितना है? 2 × 2। समझ गए? तो अगर जिसमें नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलोगे वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बोलें तो सर आगे बोलो। ये तो हो गया आपका तीसरा टाइप।
m इज इक्वल टू n क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है, चलो हटा दें इसको, समझते जाना। जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर बात करें हम चौथे की, तो चौथा हो जाएगा बेटा विकर्ण, क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह। तो बेटा विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई दिक्कत, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहता है कि ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, तो बेटा मुख्य विकर्ण क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है, तो मैंने कहा, और सबसे पहले याद रखो कि प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ उसी में होता है जो वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है चालू होती है ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या, ऐसा वर्ग आव्यूह, मतलब इसका मतलब क्या है, तो ऐसा वर्ग आव्यूह का मतलब है कि सिर्फ विकर्ण आव्यूह वही होगा जो वर्ग आव्यूह ऑलरेडी होगा। तो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, तो जिसके m इज इक्वल टू n होंगे, मतलब जिसके नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह हो सकता है, बाकी कोई भी आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो ही नहीं सकता है। तो अब सुनो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो मतलब नॉन जीरो हो और बाकी कैसे हो, जीरो हो, बाकी कैसे हो, जीरो हो। जैसे मैंने लिख दिया, सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने लिखा 1 0 0 0 -1 और 0 और 9 4 है तेरी 0 0 और 9, समझ गए। तो अब बेटा मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो बेटा ये होता है मुख्य विकर्ण, क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये होता है मुख्य विकर्ण। हमेशा याद रखना, जो स्टार्टिंग से लेके इधर लास्ट, इधर वाला विकर्ण आप मुख्य विकर्ण नहीं कर सकते, इसको कहते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। तो कहता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, याद से ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो के को छोड़ के बाकी सभी जो एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं हम विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। बताओ किसी कोई दिक्कत। तो यहां से जो मेन चीज निकल के आई, तो वो ये निकल के आई कि जो विकर्ण आव्यूह होता है वो वर्ग आव्यूह जरूर होना चाहिए, वरना विकर्ण आव्यूह बनेगा ही नहीं। और एक और चीज याद रखें कि मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ उसी में होता है जो वर्ग आव्यूह होता है। समझ गए, चलो आगे बढ़े। तो जी सर आगे बढ़ जाए, देखो आगे 5वां नंबर क्या है, तो 5वां नंबर है बेटा अदिश। क्या है, अदिश आव्यूह। क्या होता है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह के बारे में जानेंगे। अदिश आव्यूह इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या कहता है, ऐसा ऐसा विकर्ण आव्यूह। क्या, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के जो तत्व हो वो कैसे हो, वन हो, वो कैसे हो, वन हो, या सॉरी एक समान हो। क्या हो, वन नहीं हो, एक समान हो। तो सबसे पहली बात देखो, इसमें 3 चीजें घुसी। इसमें क्या होना है, सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। तो मतलब यहां पे क्या पता चला कि सबसे पहले ऐसा विकर्ण आव्यूह, तो बेटा जो विकर्ण आव्यूह होगा वो ऑलरेडी वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो विकर्ण आव्यूह तो होगा ही नहीं। तो इसमें कहते हैं कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह कहने का मतलब होता है कि मुख्य विकर्णों को छोड़कर बाकी जीरो कैसे होने चाहिए, जीरो, बाकी विकर्ण कैसे होने चाहिए, जीरो। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व कैसे हो, एक समान हो, उसे बोलते हैं अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर बात करें यहाँ पे तो √3 0 0 0 √3 0 और 0 0 √3, ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये है बेटा आपका क्या, अदिश आव्यूह। क्या है ये, अदिश आव्यूह है। तो आप बताओ जो अदिश आव्यूह होता है क्या वो विकर्ण आव्यूह होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह की जो परिभाषा होती है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्णों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, तो वो क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। और विकर्ण आव्यूह से ही बनता है अदिश आव्यूह, कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, याद रखें मैंने विकर्ण आव्यूह बोला था कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोला, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व कैसे हो, एक समान हो, एक जैसे हो, समान हो, उसे कहते हैं अदिश आव्यूह। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है।
मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके याद रखें। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अधिस आव्यूह क्या विकर्ण आव्यूह हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या विकर्ण आव्यूह अधिस आव्यूह हो सकता है? तो जी हाँ हो सकता है। अगर विकर्ण आव्यूह के जो मुख्य अक्ष के जो एलिमेंट है अगर एक जैसे हो जाएं तो अदिश आव्यूह हो जाएगा। तो मतलब विकर्ण आव्यूह एक अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह जरूर होता है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई तो तत्व होंगे। समझ गए? और जो कि विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, तो विकर्ण आव्यूह जो परिभाषा होती है वो होती है बेटा कि मुख्य अक्ष को या मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। समझ गए? तो यहां से क्रॉस कैसे आएगा कि जो एक अदिश आव्यूह है इसको विकर्ण आव्यूह तो होना ही पड़ेगा, विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह क्या हो सकता है। समझ गए? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ कि अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह जरूर होता है, जबकि विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखो दो क्वेश्चन कैसे निकले कि अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह दोनों वर्ग आव्यूह होते ही हैं, होना ही पड़ेगा। और वर्ग आव्यूह जरूरी नहीं है कि विकर्ण आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन गए अगर आप दिमाग लगाओगे। अदिश आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, बिल्कुल सही है। विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, बिल्कुल सही है। अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन विकर्ण आव्यूह एक अदिश आव्यूह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? बताओ, बात समझ में आ गई? तो यहां से 3-4 प्रकार के आपके क्वेश्चन यहां से क्लियर होते हैं और आप इनको क्लियर रखिए। ठीक है, हटा दें। तो आप यहां पे समझो ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आव्यूह कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? अच्छा, बात करते हैं बेटा तस्मक आव्यूह। किसकी? तस्मक आव्यूह की। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, तो अब क्या बोलेंगे? तो इसको भी आपको कैसे बोलना है? आप बोल सकते हो कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्या ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य अक्ष के या मुख्य विकर्ण के तत्व कैसे हो? एक हो। मुख्य विकर्ण कैसे तत्व हो? एक हो, तो उसे बोलते हैं तस्मक आव्यूह। कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है? ये तस्मक आव्यूह या इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब बताओ तस्मक आव्यूह क्या होता है? तो तस्मक जो आव्यूह हुआ, अब ध्यान से समझो मेरी बात, जो तस्मक आव्यूह है ये 3-4 प्रकार से हो गया। तस्मक आव्यूह मैं जो एक्स्ट्रा आपको समझाने की कोशिश करूं इसमें समझना। बताओ तस्मक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होगा कि नहीं होगा? तो सर बिल्कुल होगा। तो तस्मक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। एक वर्ग आव्यूह होगा कि नहीं होगा? तो सर जी बिल्कुल होगा वर्ग आव्यूह। तो एक वर्ग आव्यूह भी होगा। अब बताओ क्या एक अदिश आव्यूह होगा? तो सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण के जो तत्व हैं कैसे हैं? एक समान है। वो एक है उससे हमें कोई मतलब नहीं, एक समान है। तो सर जी जो तस्मक आव्यूह होता है ये अदिश आव्यूह तो बिल्कुल होता है, अदिश आव्यूह तो बिल्कुल होता है। तो देखो जो विकर्ण आव्यूह हुआ, जो तस्मक आव्यूह हुआ, ये 3 आव्यूह होता है। तो क्वेश्चन आएगा क्या एक तस्मक आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है? तो जी सर बिल्कुल होता है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह की परिभाषा होती है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी कैसे होने चाहिए? जीरो। तो इसमें है, मतलब ये विकर्ण आव्यूह है। ठीक है। वर्ग आव्यूह, तो अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो मुख्य विकर्ण नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए एक वर्ग आव्यूह भी है, क्योंकि इसी को, और कितनी कोटि का है? तो तीसरी कोटि का है या 3 कोटि का है। क्या ये एक अदिश आव्यूह है? तो जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उसकी परिभाषा होती है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, मतलब अब जहां पे विकर्ण आव्यूह लगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मुख्य विकर्ण तो हो, बाकी क्या हो? जीरो तो है। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष नहीं बोलेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे एक समान हो? तो बेटा एक समान है कि नहीं? एक एक एक। तो इसलिए अदिश आव्यूह भी हो गया। तो एक तस्मक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है और अदिश आव्यूह भी हो सकता है। समझ गए? तो जी हाँ समझ गए। और बाकी ये जो तीनों हैं ये नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि तीनों की परिभाषा अलग अलग है। 1 होगा तो परिभाषा बदल जाएगी। समझ गए? तो जी सर जी समझ गए। आगे चलें? बताओ बेटा आगे चलें? तो जी सर आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। हटा दें इसको, हटा दें। चलो देखो, और एक प्रकार और बचा है जो कि बेहद ही सरल है, और आप जितने मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप इनको नोट करते जाएं, वरना समय पे काम नहीं आएंगे।
समझ रहे हो, समय पे काम नहीं आएंगे, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स हमेशा क्या करते हैं, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं दूसरे के नोट्स की अपेक्षा। बेटा जो छठवां नंबर है इसे बोलते हैं शून्य आव्यूह, या उस इसे ही बोलते हैं दूसरी भाषा में रिक्त आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। तो कोई दिक्कत? तो सर कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। जीरो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स, तो जानते हो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके सभी अवयव कैसे होने चाहिए, सब अवयव जीरो होंगे। देखो चाहे आप दो का बना लो, चाहे आप 3 का बना लो, सब कैसे होंगे, तो सब के सब तत्व कैसे होंगे, सब के तत्व तो कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसको आप आराम से देख सकते हो, आराम से इसको पहचान भी सकते हो। समझ गए? बताइए, देख लिया यहाँ तक? दूजी सर जी देख लिया। अब देखो, अब आगे एक टर्म और बचा है, उसको ध्यान से समझ लेना, फिर आगे की बात की जाएगी, ठीक है। देखो आगे की बात समझो, क्या समझना है। तो आव्यूहों की समानता कब होती है बताओ, आव्यूहों की समानता का क्या प्रतिबंध है, या बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अवयवों की समानता क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो कहता है कि अगर मान लो हमें दो कोई मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए दिया गया है ए आई जे, ठीक है, और बी दिया गया है बी आई जे। तो कहता है कि ए और बी बताओ कब बराबर होंगे। तो सर जी ए और बी तभी बराबर होंगे जब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से परस्पर बराबर हो, परस्पर समान हो। मतलब क्या होता है परस्पर समान का मतलब, परस्पर समान का मतलब होता है कि इसका A11 इसके B11 के क्या हो, बराबर हो, इसका A12 उसके B12 के क्या हो, बराबर हो, इसका A13 इसके उसके B13 के क्या हो, बराबर हो, इसका A21 उसके B21 के क्या हो, बराबर हो। मतलब जो ऑर्डर यहां पे हो वही ऑर्डर यहां पे हो। और अगर ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ए है वो बी के कैसे है, एक जैसा ही है, बराबर ही है। चलो एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जांपल, तो मैंने एग्जांपल लिया ए इज इक्वल टू 2 0 और 4 और 5। यहां पे लिख दूं मैं बी, तो बी इज इक्वल टू लिख दिया 2 0 4 और 5। तो क्या ए और बी, बेटा ध्यान से देख के बताओ, क्या ए और बी दोनों अवयव समान है, क्या ए और बी दोनों अवयव समान है। तो जी सर जी समान है। क्यों समान है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट के परस्पर एक जैसे हैं। परस्पर का मतलब है कि इसका ये क्या है, तो सर जी इसका प्लेस A11 है, इसका भी प्लेस क्या है A11, दोनों दो हैं, मतलब A11 इज इक्वल टू A11 2 इज इक्वल टू 2 बराबर है। यहाँ पे देखो इसका A12 इसका भी A12 बराबर है, इसका A21 बराबर है, इसका A22 कैसा है, बराबर है। तो मैंने तो परिभाषा निकल के आती है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होंगे जब दोनों के परस्पर एलिमेंट या परस्पर एलिमेंट या परस्पर अवयव कैसे हों, बराबर हों, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। अगर मैं बेटा बात कर दूं यहां पे 9 4 और 5 और 6, ए बराबर मान लो, ठीक है, बी बराबर मैं ले लूं 0 5 4 और 6। तो बेटा देखो A12 बराबर है A21 A22, लेकिन ये A11 और A11 बराबर नहीं। तो अगर दोनों मैट्रिक्स में अगर एक भी एलिमेंट आपस में बराबर नहीं हुआ, अगर एक भी एलिमेंट अगर आपस में बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये इस वाले मैट्रिक्स है, मतलब ए आव्यूह बी आव्यूह के बराबर नहीं होगा। तो ए आव्यूह कैन नॉट इक्वल टू बी आव्यूह। समझ गए? क्यों बराबर नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के बराबर नहीं है। एलिमेंट का मतलब है अगर इसका A11 है तो इसका भी A11 बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। बात समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। बात समझ गए? अच्छा, अच्छा बेटा 1 मिनट रुको, थोड़ा सा
1 मिनट टाइम निकालो। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका बेस होता है पूरा, क्या होता है यहाँ से बेस होता है आपका पूरा, ठीक है। यहाँ से बेस आपका यहाँ से बेटा पूरा हो गया। अब हम चलेंगे चलो, यहाँ से आपका बेस होता है पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आध एग्जाम्पल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे की प्रश्नावली में चलेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा दें, तो जी सर हटा दें। देखो तो थोड़ी सी पीडीएफ, तो मैंने थोड़ा सा इस पे बेटा पीडीएफ नहीं डाली है, तो मैं 1 मिनट खोल लेता हूँ उसको, पीडीएफ को। एक मिनट। चलो देखो, अब देखो क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली आपको, आपकी चालू करता हूँ आज से प्रश्नावली 3.1। कौन सी चालू होगी, अब देखो मैट्रिक्स का आपको बेस खत्म हो गया है, और अब मैं चालू कर रहा हूँ आपको प्रश्नावली 3.1, ठीक है। तो अगर बात करें 3.1 की, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जरा मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2, 5, 9 और 7, 2, 5, 19 और माइनस का 17, ऐसे दिया गया है। माइनस का 7 और जो दूसरा एलिमेंट दिया गया है 35 माइनस का 2, 5/2 और 12, ठीक है। अब बात करें हम तीसरे की, तो दिया गया है √3 1, √3 और 1 -5 सॉरी माइनस का 5 और 17 दिया गया, ठीक है, कि दिया गया मैट्रिक्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या रिक्वायर किए गए हैं, तो बेटा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आव्यूह की कोटि बताओ। आव्यूह की क्या बताओ, कोटि बताओ। आव्यूह की क्या बताओ, कोटि बताओ। इसकी कितनी कोटि होगी सर जी, आप जानते हो कि कोटि हम लिखते हैं m इंटू एन। क्या लिखते हैं, कोटि या ऑर्डर हम क्या लिखते हैं, m इंटू एन। एम यहाँ पर क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ रो। सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो रो कितनी है, तो रो है सर जी 3। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो कितने हो गए, 4। तो 3 इंटू 4 क्या हो गई, इसकी कोटि हो गई या इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 3 इंटू 4, मतलब इसका है कि कोटि हो गई 3 इंटू 4। मतलब इसमें 3 क्या है, 3 इसमें रो है और 4 क्या है, कॉलम है, ठीक है। जो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछ रहे अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना है। वो कैसे निकालते हैं, तो वो हमने कहा था कि जो आपको मैट्रिक्स दी जाए और जो उसका ऑर्डर निकल गया उसी का मल्टीप्लाई करा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे। तो 3 इंटू 4 = 12। तो 12 क्या आ गया, तो 12 आपका आ गया, आंसर आ गया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, ठीक है। अगर बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन की, देखो तीसरा क्या पूछ रहा है। तो तीसरे में कहता है मुझे बताओ, एलिमेंट पूछ रहा है आपसे, एलिमेंट पूछा है कि A13 और क्या पूछा है, A21 और क्या पूछा है, A33, पूछा है A33 और आपसे पूछा गया A24 और A23। समझ गए। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे ये देखो एलिमेंट पूछे गए। एलिमेंट कैसे निकालोगे, आप खुद ही जानते हो ये क्या है, ये फर्स्ट रो है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो आपसे पूछ रहा है A13, तो A13 का मतलब है कि A1 आगे लिखा है, मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम। तो ये है पहली रो और कॉलम क्या है इसका, ये तीसरा है। तो यही तो एलिमेंट आएगा A13। बताओ, A13 का मतलब है कि एलिमेंट निकालो पहली रो, 1 का मतलब है पहली रो, 3 का मतलब है तीसरा कॉलम। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 19। अब कह रहा है A21, तो A21 का मतलब क्या है, 2 पहले रखा है और पहले क्या आता है, पहले हमेशा नंबर ऑफ रो आता है, हमेशा क्या आती है, पंक्ति की संख्या आती है। तो बताओ 2, तो क्या हो जाएगा, पंक्ति नंबर दूसरी। तो पंक्ति क्या है, ये है दूसरी, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1। तो 35 तो आएगा। तो इसका आंसर आ गया 35। समझ गए। मैंने क्या कहा था, एलिमेंट भी पूछ जाते हैं, तो अब याद रखो
A33 कह रहा है, मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो यही तो होगा -5, तो आ गया -5। A24 का मतलब दूसरी रो और चौथा कॉलम, तो ये है दूसरी रो और ये है चौथा कॉलम, तो यही तो होगा, तो हो जाएगा 12। अब A23, तो 23 का मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। बताओ किसी बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि सर जी ये मुझे दिक्कत आ रही। आपसे निकालने बोला था कोटि, आपने निकाल दी, बोला था अवयवों की संख्या, आपने निकाल दी, आपको ये चीज़ें पूछी थी, आपने बड़ी ही आसानी से कर दी हैं, बड़ी ही आसानी से क्या किया है, कर दी हैं। ठीक है, बात करें हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसको समझें। ठीक है, चलो देखो, कहता है कि एक क्या है, तो एक ऐसी कह रहा है कि एक जो मतलब एक जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट का नंबर क्या है, तो अवयवों की संख्या दिया हुआ है कि अवयवों की संख्या है 24। तो अब बताओ अवयव 24 क्या होंगे, तो आप जानते हैं कि जब हमने मैट्रिक्स और कॉलम का जब मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आए होंगे। तो अब बताओ, कह रहा है कि तो इसके बताओ कितनी कोटियाँ संभव हैं, तो एक तो हो सकती है 24 × 1, तो 24 × 1 क्यों हो सकती है, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को उठा के एक रो में नहीं, एक कॉलम में नहीं रख सकते। बताओ, एक रो एक कॉलम में नहीं रख सकते हैं, हमने उठाया और सबको क्या किया, एक कॉलम में हमने अरेंज कर दिया, तो एक तो ये बनेगी, बन सकता है ऐसे मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा बनेगा 1 × 24। इसका मतलब क्या है कि मैं जो जितने भी एलिमेंट हैं मैं उनको एक रो में बेटा नहीं रख सकता, बताओ एक रो में उठा के नहीं रख सकता, तो हो गया दूसरा। तीसरा बनेगा मैं 6 × 4 कर सकता हूँ और 4 × 6 नहीं कर सकता हूँ, सॉरी याद नहीं, मैं 2 × 12 कर सकता हूं और 12 × 2 नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं 2 कॉलम बना दूंगा या मैं 2 रो बना दूंगा। मैंने एक रो बना दी ऐसे करके और एक रो ऐसे बना दी, मैंने एक में 12 एलिमेंट रख दी, एक में 12, ऐसे मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल सर कर सकता हूं। तो और उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया 12 × 2, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप यहाँ पे क्या बना दें, आप यहाँ पे 12 रो बना दें। बताओ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, 12 रो और 2 कॉलम बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आगे आप कर सकते हैं कि 4 × 6 कर सकते हैं, मतलब आप 4 रो बना दो और 6 एलिमेंट उसमें रख दो, 6 कॉलम बना दो। फिर आप आगे कर सकते हैं 6 × 4 कर सकते हैं। अब बताओ क्या और कुछ कर सकते हो, बताओ और कुछ बना सकते हो इसमें, तो हमेशा याद रखना, हमेशा इसके गुणज को ही आप बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते हो। आपने कहा 24 × 1, 24 × 1 × 24, आप सबको उठा के एक रो में रख सकते हो, एक कॉलम में रख सकते हो। आप 2 कॉलम बना सकते हो या 2 रो बना सकते हो और 12 एलिमेंट रख सकते हो। आप 12 रो बना सकते हो और 2 कॉलम बना सकते हो, मतलब 2 एलिमेंट रख सकते हो। आप 4 रो बना सकते हो और 6 एलिमेंट रख सकते हो। आप 6 रो बना सकते हो और 4 एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और क्या इसके कोई गुणा जाएंगे क्या, बताओ 24 का और कुछ गुणा जाएगा, तो नहीं आएगा। तो आप, और मैं गुणज की बार बात क्यों कर रहा हूँ, मैं गुणज की बात इसलिए बेटा कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हो कि अभी नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आया है, नंबर ऑफ एलिमेंट m × n करने से आया होगा कि नहीं आया होगा। तो इनको आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका 24 ही आंसर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बदलेंगे, जो टोटल एलिमेंट होंगे वो तो बदल नहीं जाएंगे, इसलिए गुणा में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट m × n से आता है। मतलब कॉलम और रो का मल्टीप्लाई करके ही नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या निकल के आती है। तो सिर्फ इतने ही संभव हैं। बात कर रहा आगे, कह रहा 13 की, तो 13 क्या होगा, 13 × 1 और 1 × 13। और बताओ 13 का कोई क्या गुणज है क्या, नहीं है, तो इसके सिर्फ क्या बन सकते हैं 2, और इसके कहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितनी कोटियां संभव है, इसकी 6 कोटियां संभव हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 कोटियां संभव है। समझ गए। तो फिलहाल अभी यहीं तक और इसी से ख़त्म करते हैं, और कल हम चलेंगे अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।